नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑल मॉक बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10 लेकर आ गए हैं। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपका टारगेट CGL 24 मेंस है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा हम लाइव मॉक का भी सोल्यूशन करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम मॉक में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे शांत रहना है, क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है कि स्कूल रूम बनाया गया है, 60 बच्चों के लिए बनाना है। हर एक बच्चे को 2.5 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया चाहिए और 10 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। अगर रूम की लंबाई 15 मीटर है तो हमें बताना इसका ब्रेथ क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा। अब एक बात बताइए, हर एक बच्चे को 2.5 मीटर चाहिए तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर कितना चाहिए, हर एक बच्चे को अगर 2.5 चाहिए तो हमें बोल सकते हैं टोटल 60 बच्चे हैं, 60 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा। और इसका वैल्यू 15 इंटू बी के बराबर होना चाहिए, तो 15 चौका 60 हो गया, तो बी का वैल्यू 4 दूना 8 2 कितना हो गया 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कि बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो एरिया से हमें पता चल गया कि ब्रेथ कितना होगा। यहीं अगर हम पूछे वॉल्यूम कितना होगा तो वॉल्यूम होगा 60 इंटू 10। और एल बी एच होता है, एल है 15, बी है आपका 10 और एच आपको निकालना है। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर। तो हमें एल पता चल गया, एल तो दिया हुआ था, बी एंड एच दोनों पता चल गया, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान दें, जैसे ही आपने ब्रेथ निकाला ऑप्शन में और कहीं 10 मीटर ब्रेथ में था ही नहीं, हम आराम से ऑप्शन नंबर डी ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में है कि एक सॉलिड क्यूब है 20 सेंटीमीटर का और दो आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल होल करने हैं इसमें, जिसकी रेडियस होगी 7 मीटर सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर, और क्यूब से निकाल देना है। तो हमें बताना है कि जो नया सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। यहाँ पे जो बातें आपको समझनी है वो क्या है, सबसे पहले देखिए हम आपको एक बात समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो क्यूब है, तो क्यूब का जो फेस है क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसा कि हमें पता है कि यह है 20 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो होल ड्रिल कर रहे हैं ना, उसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, जब आप ये होल करने वाले हो सर्कुलर होल, तो जो फेस है, फेस पे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा होल कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो निकल जाएगा, बल्कि बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा खोखला। अब खोखला होके अंदर तक जाएगा। अंदर कितना सेंटीमीटर तक जा रहा है, 8 सेंटीमीटर तक। तो देखिए 8 सेंटीमीटर तक ऐसे करके जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा 8 सेंटीमीटर तक गया। लेकिन हमें पता है कि जो ये है आपका क्यूब है ना, क्यूब क्यूब का जो साइड है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर नीचे गया और जो दूसरा वाला होल है वो भी 8 सेंटीमीटर ऑपोजिट फेस पे गया, जस्ट हम आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वाला ऑपोजिट फेस पे भी अगर 8 सेंटीमीटर गया ना, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, 8 8 16 सेंटीमीटर ही कवर हो गया। बीच में जो सॉलिड पार्ट है ना वो 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी जो आपको बताएंगे ये आप आसानी से समझ पाए। ये है, हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो लिख लेंगे। तो 6 इंटू 20 स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब आप होल ड्रिल कर रहे थे तो फेस का जो ये एरिया है ना वो बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन होल में जितना एरिया ऊपर फेस का था उतना एरिया नीचे बॉटम है, बल्कि ठीक है। ए वाला एरिया माइनस करेंगे हम, तो बेस का एरिया तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो माइनस एंड प्लस अगर सेम एरिया करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये जो सर्कुलर एरिया है ना, इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी टोटल सरफेस एरिया इतना ही होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कर्व होल जो ऐसे करके होल आया है, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना, तो कर्व सरफेस एरिया का डबल ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2πr/h ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो 2400 आ गया यहाँ से, और ये आ जाएगा 2 2 दूना 4 ना, 4 गुना 22/7, रेडियस है 7 और हाइट कितना है 8 गया। तो बच्चों का 88 या तो 88 64 और 64 और 6 कितना हो गया आपका 70। ये सब जोड़ के आ जाएगा 3104 और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए हो। अगला क्वेश्चन है कि दिवाली का एक सेल चल रहा है, रिटेलर है, इसमें ये क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग लाइट फ्री दे रहा है 3 खरीदने पे, मतलब एक तरीके का डिस्काउंट हुआ। इसके साथ 24% का डिस्काउंट और दे रहा है। अब आपको बताना है कि वह मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखे कि ये सब कांड करने के बाद भी उसे 52% का फायदा हो सके।
तो ये सक्सेसिव वाला चीज़ है। एक जो मेथड हो सकता है, ये आप डी इफेक्टिव निकाल लीजिए, मतलब यहाँ से जो डिस्काउंट देगा। अब देखिए 3 के खरीदने पे अगर एक आपको फ्री मिल रहा है तो डिस्काउंट कितना होगा, 1/4 गुना 100, 25% का हो जाएगा। हालांकि ये मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस हमको बता रहे हैं। डी इफेक्टिव यहाँ से निकाल लेंगे, डी इफेक्टिव, और फिर आपको ये पता चल गया कि फ़ायदा इसको कितना होना है, 52% का फ़ायदा होना है। तब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ना, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए ये मेथड से भी हम आपको करके दिखा देना, जो दूसरा मेथड है उससे भी करके दिखा देंगे। तो डी इफेक्टिव हम निकालते कैसे हैं, 1 मिनट, डी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। डी इफेक्टिव जो आता है आपका, ये होता है D1 जोड़ D2 माइनस D1 D2 बाई 100। बोले कि हाँ ठीक है, तो एक डिस्काउंट है 25, दूसरा डिस्काउंट है 24, और में से 25 का 100, 25 दूना 50 और 10 60, 600/100। तो यहाँ से क्या लग रहा है, 25 और ये हो जाएगा आपका 49 में से 6 गया 43। देखिए 43% का ना डी इफेक्टिव हो गया। तो ये जो रेशियो है ना, अगर आप देखेंगे तो CP/MP का जो रेशियो आ रहा है वो कितना गया, 100 में से 43 माइनस करेंगे तो बचेगा 57, और 100 प्लस 52 तो ये 152 हो गया ना। तो 57/152 हो गया। कुछ कट रहा है क्या, 19 से 3 बार में 19 या 57 और 19 8 52 से। तो देखिए CP/MP जो रेशियो आ गया ना, वो कितना आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे CP हो गया, AMP हो गया। आप देखोगे ये 3 है, ये 8 है, तो फायदा कितने का हुआ, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 5 का। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आप बोलोगे, 5 का इंक्रीमेंट हुआ है 3 पे, गुना का 100 कर लेंगे, ये आ जाएगा 166 होल 2/3%। ये है मेथड 1। ठीक है, दूसरा जो, जब सक्सेसिव में चीज़ें हो रही है तो जो सक्सेसिव चेंज होता है ना, उसका भी लॉजिक हम यूज कर सकते हैं। तो मेथड 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे कॉस्ट एंड सेल हम ऐसे लेके चलेंगे। तो ये बोल रहा है कि कितना मार्कअप करना पड़ेगा। मान लिए ए के जगह मार्कअप कर दिया बी, फिर डिस्काउंट कितना दिया है, देखिए 3 खरीदने पे 1 फ्री दे रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो गया 4 का, लेकिन उससे पैसे मिलेंगे कितने, 3 के, 4 की जगह 3 जा रहा है। फिर 24% का डिस्काउंट, 24% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 का सामान देगा 76 में, और ये सब मिल के जो चेंज हुआ है ना, ये 100 का माल कितने में जा रहा है, 52 में। समझ गए, तो 4 से 19 बार में। अगर यहाँ पे आप C/A से देखेंगे ना, तो ऊपर क्या आ गया, देखिए 100A/57B, और ऐसे 152, माफ कीजिएगा 52 नहीं 152, 52% प्रॉफिट है ना, ये आ जाएगा 100/152। यहाँ से गया गया। अब देख लीजिए A/B का वैल्यू कितना आ गया, 19 या 57 और 19 8 52 से 3/8 आ गया। A/B, क्या ये वही चीज़ है 3/8 जो इधर आया था, बोले कि हाँ आया था। तो अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो डी इफेक्टिव निकल के सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है, आंसर तो सेम ही है ना। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में कि एक वेसल में 150 लीटर मिल्क है, 42 लीटर दूध आपने निकाला है और इसको पानी से रिप्लेस किया है, इसको 2 बार दोहराया है, तो हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे तो 42 लीटर निकाला है ना, तो हर बार इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप बोल सकते हैं। 42 लीटर निकालने के बाद बचेगा कितना, 108 बचेगा, टोटल है कितना 150। इसको 6 से कर सकते हैं, 25 छक्का 150 एंड 6 18 छक्का टोटल से, तो 18/25 है। तो हर बार 18/25वां हिस्सा बच जाएगा। तो मिल्क बाई टोटल अगर हम निकालने जाए, मिल्क बाई टोटल ये किस फ्रैक्शन में आएगा, पहली बार निकाला तो 18/25वां हिस्सा बचा, दूसरी बार भी 18/25वां हिस्सा बचेगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो टोटल अगर 625 है, उसमें से मिल्क है 324, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया, ये आ गया 324, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 301। तो जो सही आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए एक कॉट है, नीचे कॉसेक है, यहाँ कॉट है कॉसेक है और एक सेक है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन लिख लेते हैं। तो ये कॉसेक थीटा हो गया, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ए 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए, चलिए माइनस ए तो कॉट थीटा है ही, नीचे कॉट थीटा को क्या कॉस बटा साइन लिखना था ना, ये कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, और इस सेक को लिख लेंगे 1/cos थीटा -1। अब चलिए एक ही बार में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। कॉसेक एंड साइन मिलके क्या आ जाएगा 1, तो 1/cos थीटा, 1 - cos थीटा आ रहा है,
यहाँ पे क्या आएगा, देखिए साइन एंड कॉसेक मिलकर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें करना क्या है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उससे आपका 1 माइनस कॉस थीटा 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड नीचे आपका है कॉस थीटा, बस डिवाइड कीजिए सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन में एक -1 भी दिया है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सेक प्लस कॉस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में एक शॉपकीपर ने 25% ऊपर मार्कअप किया है और 23.2% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, इसके कारण उसे 84% का लॉस हो जाता है। तो हमें बताना टी शर्ट का मूल्य क्या होगा। इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड हो सकते हैं, एक जैसे आर इफेक्टिव वाला देख लीजिए, दो तरह का, एक 25% अबव है, दूसरा 23.2% का डिस्काउंट है। आर इफेक्टिव हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R1 R2 बाई 100। सक्सेसिव के केस में ऐसा हम करते हैं, तो देखिए 25% का सरप्लस है और 23.2 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हम माइनस में रखेंगे, माइनस 25 गुना 23.2/100, समझ गए। तो 25 चौका 100, 25 में से 23.2 गया, कितना बचेगा, तो यहाँ से बच रहा है 1.8 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 बार में, 4 पचे 20.8 माइनस है आपका 5.8, तो 1.8 में से 5.8 जाएगा, कितना आ गया -4%। अब देखिए जैसा कि आपको पता है, जैसे ही आर इफेक्टिव -4% आया, मतलब कि जो लॉस है वो कितने का है, लॉस है आपका 4% का, और इसी 4% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 84। हमें चाहिए 100%, क्योंकि 100% ही कॉस्ट प्राइस होता है, तो 25 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 का 100, 25 200 और 10 मिलके आ गया 210, तो 2100 आंसर आ गया। ये तो एक मेथड हो गया। इसको सॉल्व करने का जो मेथड 2 हो सकता है, जैसा कि हम बताएं सक्सेसिव वाला भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट एंड सेल लेके चलेंगे। देखिए 25% है, मतलब अगर कुछ और नहीं होता तो ये 4 का माल 5 में बेचता और इसे प्रॉफिट मिल जाते, लेकिन 23.2% का डिस्काउंट है, मतलब 100 का सामान अब यह 73.8 में बेच रहा है, यही है ना। हाँ, बस मार्कआउट कीजिए, 5 से 20 बार में, और ये 4 से कितनी बार में जाएगा 19.2। यहाँ पे जो गैप आ रहा है ना, ये 20 आ गया, ये आ गया 19.2, यहाँ से आप देखिए कितना कर रहा है 0.8 का आ रहा है। इस 0.8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 84, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 8 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5, एक का वैल्यू आ जाएगा 105। तो आपको निकलना है 20, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 है, 20 का वैल्यू आ जाएगा 2100, समझ गए। देखिए दोनों में से कोई भी मेथड आप अपनाइए ना, आंसर तो सेम ही है ना, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा अपना, जो एग्जाम में जल्दी स्ट्राइक कर गया वही अपनाना है, दूसरे के चक्कर में नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 7 में कि सुजीत और समर एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, एकता एंड सुजीत मिलकर उसे 30 घंटे में कर सकते हैं। एकता 50% ज़्यादा इफिशियंट है सुजीत से। हमें बताना है कि समर को कितना टाइम लगेगा काम करने में अकेले। तो सुजीत है SU एंड समर है आपका SA, ये दोनों मिलकर 45 घंटे में कर सकते हैं। एकता का E एंड सुजीत का SU, ये मिलकर कितना में करेगा 30 में। जो टोटल वर्क होगा ना, इसका LCM अज्यूम कर लेंगे हम, तो टोटल वर्क हो गया है आपका 90। देखिए तो ये 2 के हिसाब से और यहाँ पे 3 के हिसाब से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता चला कि एकता एंड सुजीत का जो इफिशियंसी का रेशियो है ना 3:2 है। क्यों, क्योंकि एकता जो है सुजीत से आपका 50% ज़्यादा इफिशियंट है। यहाँ पे जब हम इफिशियंसी को ऐड कर रहे हैं तो 3 + 2 5 आ रहा है, कि एकता प्लस सुजीत का यहाँ पे इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो 3 दिया हुआ है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि फ्रैक्शन में हमें डील ना करना पड़े डेसिमल में, हम 5 और 3 का LCM मतलब 15 बना देते हैं टोटल इफिशियंसी को। इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 के तो 15 हो गया, ये 10 हो गया एंड टोटल वर्क यहाँ पे आ गया है 450, और ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। तो एकता का इफिशियंसी 9 हो जाएगा, सुजीत का 6 हो जाएगा। 9 6 15 कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सुजीत का 6 आया समर का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 10 है ना, 10 में से 6 गया 4, तो समर का इफिशियंसी आ गया है 4। तो हमें यही बताना है कि समर को टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में।
450 काम करना है 4 के हिसाब से, तो 112.5 घंटे लगेंगे। तो सही आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कि मीडियन जो है 16 नंबर का है 24, पहले 8 नंबर को 3 से डिक्रीज किया गया है, लास्ट के 8 नंबर को 11 से इंक्रीज किया गया है, तो मीडियन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, टोटल 8 नंबर है, 8 नंबर को अरेंज किया गया होगा, ठीक है, तभी तो ये पहले 8 एंड बाद की 8 की बात कर रहा है, मतलब उसको ऑलरेडी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया। हमें 16 संख्याओं का मीडियन निकालना है, तो पहले का 7 इधर आएगा एंड ये आपका लास्ट का 7 रहेगा, ठीक। ये फर्स्ट 7, ये है आपका लास्ट का 7। आप बोलोगे कि 7 क्यों ले रहे हो, 7 14 हो गया, एंड बीच में बचेगा 8वां एंड 9वां। ध्यान दीजिए, जो मीडियन आने वाला है ना, मीडियन, चूंकि टोटल संख्याएं इवन नंबर है, तो बीच की 2 संख्याओं का एवरेज ही मीडियन होता है। यह 8वां प्लस 9वां बाई 2 आएगा, और क्वेश्चन में इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि शुरू की 8 संख्याओं को हमने 3 माइनस कर दिया, तो ये 8वें संख्या में से आपने 3 माइनस कर दिया, लास्ट की 8 संख्याओं में आपने 11 ऐड कर दिया, मतलब 9वें संख्याओं में आपने 11 ऐड कर दिया। तो जब नया आप मीडियन निकालने जाओगे, एम न्यू, तो ऐसा लग रहा है कि एम ओल्ड में कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा? ये 8वां नंबर में एक -3 होगा, 9वें नंबर में +11 होगा, तो 11 - 3 कितना आएगा? 8। लेकिन इस 8 को आप 2 से भाग भी तो दोगे, तो ओल्ड मीडियन +4 आ जाएगा। तो जो नया मीडियन आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 28। लेकिन हमें ये बताना है कि मोर या लेस हो रहा है, तो सही आंसर है 4 मोर। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये 6 डिजिट का नंबर है, 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले आपको ये समझना है, ये एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 जो होता है ना, कितना है? 13 91, तो 11, 9 99 और 1 100, इतना होता है। अब जो इससे डिविजिबल है ना, डिविजिबल मतलब तीनों से डिविजिबल है, ये ए बी सी के फॉर्म में एक संख्या होती है जो इन तीनों से डिविजिबल होती है। तो जब भी 6 डिजिट का नंबर दे और बोले कि यह 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है, तो वो ए बी सी के फॉर्म में रहेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, यह 4, 7, 9 एक्स वाई जेड है। जैसे कि हमें पता चला ए बी सी रिपीट होगा, तो यहाँ पे भी जो है ना, एक्स के जगह पे 4 एंड वाई के जगह पे 7 एंड जेड की जगह पे 9 आएगा। समझ गए? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है y प्लस जेड बाई एक्स। तो y प्लस जेड कितना आ गया? 9 + 7 16 बटा 4, संख्या कितना आ गया? 4। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं आरबीई पे। इसके पहले ऑलिवोड का हमने सोल्यूशन किया। आरबी में दिया है कि अल्फा बीटा ये 0 है इस पॉलिनोमियल के, तो हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है यहाँ पे? 7/5 एंड अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 2/5। हमें चाहिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आएगा, तो 7/2 आ रहा है, क्योंकि 5 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इधर एक रेक्टेंगल है जिसमें 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इसका डिमेंशन है, और इसको इसका यूज करके इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इसमें एक रोम्बस में, जिसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो जो रोम्बस का पेरीमीटर होगा वो 4a होगा। इसका वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स 10 + 6। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया? 8। बात समझ गए? ठीक है, क्योंकि 16 दूना 32, 32/4 8। ये a जो है ना, ये है आपका साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। अब क्वेश्चन में दिया है कि बीच का जो एंगल है ना, ये जो एडजेसेंट साइड के बीच का, उसमें से एक एंगल 60 डिग्री है, तो एरिया हो जाएगा 64 गुना √3/2, 32√3। हमने कैसे किया चलिए बताते हैं। ए मान लेते हैं पैरेललोग्राम है। देखिए, जो रोम्बस होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है। इसका एक साइड ए है, एक साइड बी है। बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो इसका एरिया हो जाता है ए बी साइन थीटा। अब बोलोगे कैसे हुआ ए बी साइन थीटा? तो आप याद करो कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल त्रिभुज का, वो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, होता है ना। अब ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो, जैसे ही आपने डायगोनल ड्रॉ किया ना, इधर ए हो गया इधर बी हो गया, इसका एरिया होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, इसका भी होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दिया ए बी साइन थीटा हो गया। अब रोम्बस के केस में क्या है? रोम्बस भी तो आपका पैरेललोग्राम ही है, केवल एडजेसेंट साइड भी बराबर हो गए। तो इसका जो एरिया आएगा ना, वो एरिया कितना आएगा? ए बी, मतलब एक 8 है, दूसरा भी 8 है, और बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो साइन 60 डिग्री हो गया। तो 64 गुना √3/2, ये आ गया आपका
32√3। समझ गए? आगे चलिए। इधर दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स दैट डिवाइड लाइन सेगमेंट, इसको इंटरनली 3:1 के रेशियो में। कोई बात नहीं, ये आपका तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे है -5 5 और ये है आपका 7 -3। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1, तो इधर 3 होगा, इधर 1 होगा। आपको ध्यान देना है कि ये जो p का कोऑर्डिनेट जब आप लिखने जाओगे ना, तो क्या होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब x लिखने के लिए x को मल्टीप्लाई करेंगे एंड y लिखने के लिए y को करेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 × 7 21 और यहाँ से 1 × -5 बटा इन दोनों को ऐड करना होता है। जब हम इंटरनल सेक्शन होता है तो ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको ऐड करते हैं, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। y कोऑर्डिनेट के लिए -9, 3 × -3 हो गया और 1 × 5 हो जाएगा 5/4। कितना होगा, 16/4 कितना होता है, 4 एंड -4/4 -1, तो 4, -1 आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है और एक पॉइंट p इसको m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो p का जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका होता है कि mx2, हमने बोला ना इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर n x1 और नीचे हो जाएगा m + n और y हो जाएगा आपका my2 जोड़ ny1/m + n। और ये चीज़ें याद कर लेनी है, बहुत ही आसान है। क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फ्रॉम टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर जो है 30 डिग्री है। द टावर वॉज 45 मीटर हाई एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड टावर जो है 40√3 है। हमें बताना है कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म हो गया एंड यहाँ पे हमने ऐसे टावर ड्रॉ कर लिया। इसके बीच की दूरी क्वेश्चन में कितना दिया, 40√3। ये है 40√3 और जो टावर का हाइट है ना, वहाँ से टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म, माफ कीजिए ये प्लेटफॉर्म है यानी है आपका टावर। तो प्लेटफॉर्म के टॉप से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप का, ये है आपका 30 डिग्री। ध्यान दें नीचे 40√3 है तो ये भी 40√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका हो गया 60 डिग्री। और हमें पता है ये 40√3 है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया है 40। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूरा जो हाइट है ना प्लेटफॉर्म टावर का हाइट दिया है 45 मीटर और आपको बताना प्लेटफॉर्म का हाइट कितना है। तो प्लेटफॉर्म का हाइट x होगा इधर, तो x इधर भी होगा, ऊपर 40 बच गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर। इसलिए सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें है कि एवरेज मार्क्स जो है वो राघव को 12 टेस्ट में मिले हैं 24। जुबेर नाम का एक और इंसान है जिसने 23 एवरेज मार्क्स मेंटेन किया है, लेकिन अब तक उसने 9 टेस्ट ही दिए हैं। आपको बताना है कि अगर हर एक टेस्ट 30 नंबर का है, देन जुबेर को किसी एक टेस्ट में कम से कम कितना लाना होगा कि वो राघव के परफॉर्मेंस को मैच कर सके। बताना है एक टेस्ट में कम से कम इतना लाना ही होगा। अगर उस टेस्ट में, एक पर्टिकुलर टेस्ट में जो मिनिमम वैल्यू है इससे भी कम लेके आए तो किसी भी हालत में जुबेर राघव की बराबरी नहीं कर पाएगा। यह है क्वेश्चन का मतलब। चलिए आराम से कर लेंगे। तो जो ये राघव है ना, राघव का टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल ऑफ राघव। तो राघव का एवरेज है कितना, 24 एंड 12 टेस्ट इसने दिए हैं, तो बच्चों का 48 और 24 4 28, 288 नंबर लेके आना है। टोटल इसने 288 स्कोर किया। जुबेर का कितना है, टोटल ऑफ जुबेर ने 9 टेस्ट ही दिए हैं, तो 23 × 9, 9 × 27, 9 दूना 18 और 1 18 2 20, 207 नंबर है। मतलब इसके बीच का जो गैप है ना दोस्त, ये गैप कितने नंबर का रहा है, 81 मार्क्स का। तो अब आप ये समझिए कि जुबेर को बाकी के 3 टेस्ट में 81 नंबर लाने होंगे, तब जाके वो राघव की बराबरी कर सकते। लेकिन हमें बताना है कि एक टेस्ट में मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट एक टेस्ट, ये हो गया सेकंड टेस्ट, ये हो गया थर्ड टेस्ट। हमें इसमें चाहिए मिनिमम कितना ला सकता है ताकि उसके बराबर हो। अभी हमें पता है कि टोटल मार्क्स 30 है, तो मिनिमम लाने के लिए बाकी में हम 30 एंड 30 दे देते हैं, तो यहाँ पे ऐड करके 60 मार्क्स आ गया। अब बाकी के टेस्ट में इसने फुल स्कोर किया तो 60 आ गया। 81 लाने के लिए जो एक टेस्ट बचा है इसमें 21 मिनिमम होगा ही,
अगर यह 21 से भी कम हो जाए, मान लीजिए 20 मार्क्स इसमें लेके आए, तब 30 और 30 लाके भी वो उसकी बराबरी नहीं कर पाता। इसलिए जो मिनिमम स्कोर है ना, मिनिमम, ये आपका आ जाएगा 21। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है वो 27 टिक करके चल जाएंगे। कैसे? वो बोलेंगे कि अच्छा 3 टेस्ट में 81 लाना है, तो एक टेस्ट में कितना होगा, 81 को 3 से भाग दे देंगे और 27 बोल के चले जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, सोल है, वो समझना है। अगर आप समझ पाए तो आप बता पाओगे कि आंसर इसका 21 होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ हम आपको समझाने में सफल हो पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये वैल्यू दिया, हमें 10x निकालना है। अच्छा, हम बार बार वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो cos x का वैल्यू कितना होगा, sin x आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा √2 - 1। आपको 10 चाहिए तो साइन बटा cos 10 हो जाता है। 10x का वैल्यू है 1/√2 - 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 + 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक इंसान 2,16,000 लोन लेता है, कहीं दहीं से, हाँ ठीक, और वो 3 साल में उसको चुकाएगा 16.67% का इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि 1/6 है इंटरेस्ट। समझ गए? हुआ क्या है कि वह पहले साल 84,000 और दूसरे साल 58,000 चुका रहा है। अब बताना है कि वह तीसरे साल कितना चुका है कि लोन उसका सेटल हो जाए। अच्छा, एक कंपाउंडिंग हो रहा है चीज़ों का, एक बात ध्यान दें। तो पहले ये 2,16,000 लेके था, ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब जो 1 साल में है इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, CI बोलेंगे इसका 1/6 लगेगा। तो 1/6, 2 लाख मतलब 216 का 1/6 होता है 36। तो 36,000 इसका इंटरेस्ट लग गया। लेकिन इसने चुकाया कितना है, ये तो कुछ चुका दिया ना। ये तो इंटरेस्ट का मतलब प्लस होगा, इसने चुका दिया मतलब पे। पे इसने कितना कर दिया, पहले 84,000 पे कर दिया, ठीक है। तो देखिए 84,000 पे कर दिया, 36,000, तो यहाँ पे जो इसका गैप है ना, नेट नेट कितना आ रहा है देख लीजिए, 48,000 ना यहाँ। तो 2,16,000 में से 48,000 को आप माइनस करना पड़ेगा। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। देखिए 3 जीरो तो ऐसे आ गए, 16 में से 8 गया 8, और 20 में से 4 गया 16। 1,68,000 ही बचे। उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक है क्या, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जब दूसरे साल में जाएगा ना तो 1,68,000 लेके जाएगा, और इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 1/6 हिस्सा लगना है। इसका 1/6 हिस्सा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, CI, जो कि ऐड होने वाला है। देखिए तो 6 दूना 12 और 6 अट्ठे 48, तो 28,000 जो है ना, ये आपका इंटरेस्ट लगा। लेकिन बंदे ने चुका दिया है कितना है, इसने ऑलरेडी पे कर दिया आपका 58,000। तो 28,000 लगा, लेकिन 58,000 इसने पे कर दिया। तो जो नेट चेंजेज आएगा वो कितना का आ रहा है, 30,000 का। अब 1,68,000 में से 30,000 चला गया तो बचा कितना, 1,38,000। दूसरे साल के अंत में 1,38,000 ही बचा है, लेकिन ये भी चलो सही है। अब जो थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1,38,000 तो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, इसमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कितना, 1/6, तो 6 दूना 12, 1 13, 23,000। अब लास्ट में इसे कितना चुकाना होगा, 2 पे। तो 1,38,000 में 23 जोड़ेंगे तो 30 × 50 61, 1,61,000 इसे चुकाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? आगे चलिए, यहाँ पे x + y + z का वैल्यू दिया है, XYZ दिया है, ये दिया है, ये निकालना, कोई बात नहीं, आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। ये होगा x³ जोड़ y³ जोड़ z³ माइनस 3xyz का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका x + y + z। और आपको पता होगा कि ये हो जाता है x जोड़ y जोड़ z का होल स्क्वायर में से 3 टाइम्स xy जोड़ yz जोड़ zx को माइनस कर लो, है ना। x जोड़ y जोड़ z कितना हो गया, 19, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 114 गुना 3 हो जाएगा 342। क्या आ गया, 361 में से 342 गया, कितना बचेगा, अगेन 19, तो 19 का स्क्वायर फिर से 361। x³ जोड़ y³ जोड़ z³ प्लस xyz का वैल्यू कितना आ गया, 361 जोड़ 4xyz, xyz का वैल्यू कितना है, 216। तो 361 को 216 को अगर हम 4 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 864 ना, कितना आ गया,
5 6 6 12 8 3 11 1 12। जो रूट के अंदर जो वैल्यू है कितना आ गया 45, क्योंकि 45 का स्क्वायर हो जाता है 1225। बहुत ही शानदार, 45 नहीं 35, माफ कीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा कितना 35, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है 1225। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 अभी भी आरबी ही चल रहा है। इसमें है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एडी डायमीटर है, एसी कोड है, पॉइंट बी एसी के ऊपर है, ओबी का वैल्यू 7 है, ओबी है 60 डिग्री, डीओसी 60 डिग्री, बीसी का वैल्यू कितना होगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक सुंदर सा सर्कल बनाना होगा। हमने बना लिया। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एडी एक डायमीटर है, ये डायमीटर में ड्रॉ कर लिया। फिर बोलता है कि एसी एक कॉर्ड है, चलो एसी कॉर्ड भी हो गया। अब एसी के ऊपर एक पॉइंट बोला है बी, तो हमने इधर कहीं एक पॉइंट ले लिया है बी। अच्छा, सेंटर क्या दिया है ओ, ये हो गया पॉइंट क्या आपका बी। ओ बी का वैल्यू 7 है, तो ओ एंड बी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। कुछ एंगल दिए हैं कि ओ बी ए जो एंगल है ना ओ बी ए 60 डिग्री दिए, 60 डिग्री लायक बना देते हैं ना। हाँ, बी यहाँ पे रख लीजिए, ए एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। चलो, और कुछ दिया है, और दिया है कि ओ बी का वैल्यू 7 है, 7 यूनिट है, एंड डी ओ सी का वैल्यू भी 60 डिग्री दे दिया, डी ओ सी। तो ध्यान से देखिए, अगर डी ओ सी मतलब ए वाला एंगल है आपका 60 डिग्री, समझ गए। जैसे ही मैं पता चला ए एंगल 60 डिग्री है, अब हम क्या बोल सकते हैं कि सेंटर पे एंगल अगर 60 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पे एंगल जो होगा ना ये आधा होगा, ये होगा 30 डिग्री। क्योंकि चलो ठीक है, इधर 30 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ओ ए एंड ओ सी क्या है, रेडियस है। अगर एक मिनट, अगर ओ ए एंड ए सी रेडियस है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। इधर 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोले कि चलो ये भी सही है। अब हम आपको ना एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। ऐसे करके है एंड ऐसे करके, एक एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्या आप मानने को तैयार हो जो दूसरा इंटरनल एंगल है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 डिग्री होगा। बल्कि हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना ये वाला पार्ट भी कितना हो गया 30 डिग्री। जैसे ही दो एंगल 30 डिग्री हो गए, ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा, ऑपोजिट साइड बराबर होता है। ये था ओ, ये था बी, ये था सी, ये था ए। तो आपको पता चल गया कि ओ बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 7 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, उस आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। थला फॉर अ रीजन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ से हम आप अभी भी आरबी चल रहा है। इनका कहना है कि 154, 51 और एक नंबर के है, इनका एलसीएम है 46046, एचसीएफ है 7। हमें बताना है कि के का कितना वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए, अगर 7 एचसीएफ है तो एक नंबर जो 154 है ना, 154 को हम लिख लेंगे 7 गुना 22, और 91 को लिख लेंगे 7 गुना 13। आप सोच रहे होगे हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। जो थर्ड नंबर के है ना, इसको हम 7 टाइम्स एम लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि एच सी एफ का वैल्यू 7 है, मतलब एम 13 एंड 22 में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, एम एन 13 में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एच सी एफ एम का 13 का ए भी 1 होना चाहिए। ठीक, एक मिनट, एम एन 13 का नहीं, एम 13 एंड 22 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका एच सी एफ क्या होगा 1। अब जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो देखिए, सब में 7 है तो एलसीएम में 7 आएगा ही। ये 22 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर एम भी आएगा। एम किस लिए, एम जो फैक्टर है वो अपना आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसका वैल्यू है 46046, क्योंकि हमें पता है एलसीएम के अंदर जो भी फैक्टर से सबका हाईएस्ट पावर काउंट होता है। ठीक, तो अभी मार्कआउट करते हैं। 13 से करेंगे तो 13 39 और 7, 13 पचे 65, 5 13 चौका 52, 2 13 दूना 26। तो 22 से काट देते हैं। 22 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में 22, फिर बचा 13, तो 22 छक 32 से और एक 161, और 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 7 के 21। अगर आप ध्यान से देखोगे एम का वैल्यू कितना आ गया 23। एम का तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एम का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो जो थर्ड नंबर के है उसका भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये दिया हुआ इक्वेशन, आपको cos माइनस टेन निकालना है। तो बेसिकली किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा निकल ही जाएगा। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक अपने पास cos थीटा है, दूसरा क्या है आपका साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को cos में बदलना आसान है, तो हम वही करेंगे। 4 - 2 कॉमन है, ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए,
और माइनस का 5 cos a, वैल्यू कितना रहा है 0। देखिए 2 cos स्क्वायर a आ गया यहाँ से, माइनस 5 cos a, और ध्यान से देखो 4 में से 2 गया 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 4 cos a, और यहाँ माइनस का cos a प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा 2 cos a माइनस 1 एंड cos a प्लस प्लस 1 नहीं माइनस टू इक्वल टू 0। अब ए पार्ट का भी 0 हो नहीं सकता क्योंकि cos का वैल्यू आपका 2 हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि cos a का वैल्यू आ जाए 1/2। cos a का वैल्यू 1/2 मतलब कि a का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, तो tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से कितना आएगा 1/2 माइनस √3, जिसको आप 1 माइनस 2√3/2 भी बोल सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है मोड बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि मोड निकालना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 23 है, ठीक है। मतलब जो भी मोड का आंसर आना है वो 12 और 15 के बीच में आना है। 12 और 15 के बीच में आना है, तो ये 23 वाला नहीं हो सकता है। अब ये 3 ऑप्शन बचे, आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है 23 एंड पहले वाला, यहाँ पे गैप कितना है 13 यूनिट का, यहाँ पे गैप कितना है 2 यूनिट का। अब यहाँ पे जो बात समझनी है कि अगर यहाँ वाला गैप और ये वाला गैप दोनों को आपको कंपेयर करना है। अगर ये दोनों गैप बराबर होते तब जो आंसर आता एग्जैक्टली बीच में आता, मतलब 13.5 आता। अब देखिएगा कि गैप जो है ना, पहले वाला गैप ज़्यादा है तो आंसर 15 के पास आएगा, दूसरा वाला गैप अगर ज़्यादा होता तब आंसर आता 12 के पास। अब बताइए 13, ये गैप ज़्यादा है तो आंसर आना चाहिए 13.5 से ज़्यादा एंड 15 के पास। 15 के पास वाला एक ही ऑप्शन है जो कि 14.6, यही सही होगा। हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस लॉजिक से आंसर कर दिया। अब आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले इसके लिए हम फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। तो जो मोड होता है ना, ये फॉर्मूला बोलेगा कि a प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई हो जाता है 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू यहाँ पे h करते, यही ना। ये क्या होता है जो मॉडल क्लास है ना, ये है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इसका जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट क्या है 12 प्लस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f1 बोलते हैं, इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को f0 और इसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को f2 बोलते हैं। f1 माइनस f0 का वैल्यू कितना है देख लीजिए 23 और 10, 23 में से 10 गया कितना आ जाएगा 13, नीचे कितना हो गया 23 दूना 46, और 46 में से आप 21 एंड 10 31 को माइनस कर लेंगे एंड गुना क्या करना है 3, क्योंकि h का वैल्यू 3 है। h होता है ये क्लास इंटरवल नहीं क्लास लेंथ, तो ये 3 आ गया। क्या आ रहा है देखिए 12 प्लस 13 बटा यहाँ पे आ गया 15 गुना 3, तो 3 × 5 = 15, 2.6 आ रहा है। यहाँ से भी देखिए 14.6 आया। आना तो वही था क्योंकि ऑप्शन ये लोग इतना स्मार्टली चेक ही नहीं, सेट ही नहीं किया। अगर हमें ऑप्शन सेट करना होता तो 14.6 की जगह पे हम एक 14.5 भी ऑप्शन सेट करते ताकि लोग इतना जल्दी तुक्का ना मार सके। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 नहीं 22 है, 21 था, हाँ 21 22 अभी पंडित स्टार्ट हो गया है। इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर है जो एक आइटम को 369 रुपये में बेचता है, तो उसे 18% डिस्काउंट के बाद 369 में बेचता है। अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 20% का फ़ायदा होता। तो बताना कॉस्ट प्राइस क्या है। कोई बड़ी बात नहीं, देख लीजिए। अगर उसने 18% डिस्काउंट के साथ बेचा है, मतलब 82% पे बेचा है, 82% ऑफ मार्क प्राइस, इसका वैल्यू कितना है 369। तो 41, अच्छा 41 इंटू 2 एंड 41 इंटू 9, मतलब 2% ऑफ MP का वैल्यू कितना आ गया है 9। तो MP का वैल्यू कितना हो गया, मतलब 100% 50 से गुना करेंगे तो 450 रुपये होगा। बात समझ गए? तो मार्क प्राइस हमें पता चल गया 450। अब एक क्वेश्चन बोला है कि अगर डिस्काउंट ना दिया होता, नो डिस्काउंट के केस में जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो गया 450, और ये 20% का फायदा है, मतलब एक कॉस्ट एंड सेल में 5 का माल 6 में बेचेगा। ये 6 का वैल्यू कितना हो गया 450, कितना बार में गुना हो रहा है 6 7 42, 75 बार में। तो यहाँ 75 से गुना कर लेंगे तो 5 है 25, 35 2 37, 375 बार।
ठीक है, हालांकि हमें सॉल्व करने में यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अगर एग्जाम में है तो आप इसको 30 से 35 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 375। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एस एक राइट ट्रायंगल है। एस एक मिनट, एस एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एस का वैल्यू 90 डिग्री है। एमएसपी ड्रॉ किया गया है हाइपोटेन्यूज पे। पीएसएम का वैल्यू 90 डिग्री है। पीएस एंगल बाइसेक्टर है टीपीएम का। बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो चलिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल का नाम क्या है? एस टी पी। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। फिर पी एस एम ड्रॉ करना, एम एस पी ड्रॉ करना था। पी एस एम का वैल्यू 90 डिग्री है, तो पी एस यहाँ पे ये 90 डिग्री है। चलो ये हो गया। फिर क्या बोला कि टी एस एंड पी एम को एक्सटेंड करना है, तो ये टी एस ऊपर ऐसे जाएगा एंड पी एम ये ऐसे जाएगा। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पे जाके मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? ओ। क्वेश्चन में दिया है कि ओ एम का वैल्यू कितना है? 12 एंड एम पी का वैल्यू कितना है? 15। हमें निकालना क्या है? ओ एस, मतलब ये एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा और कुछ दिया है? हाँ, पी एस एंगल बाइसेक्टर है टी पी एम का, तो ए वाला एंगल अगर थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें इस ओ एस का वैल्यू निकालना है। हमें क्या दिया है? ओ एम दिया है एंड ओ पी दिया है। देखिए ओ एम ओ पी एंड ओ एस, इसको मिला के अगर हम कोई ट्रायंगल बनाना चाहे तो एक ट्रायंगल बनेगा पी एस ओ करके, ठीक। और इसी में बीच में एक और ट्रायंगल बन जाएगा ए दोनों को लेके, मतलब ओ एस एंड ओ एम को लेके एक ट्रायंगल इधर बन रहा है और सबको लेके एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी के बारे में सोच सकते हैं। देखिए ये थीटा है 90 है। यहाँ का एंगल हम आपसे पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री मिलकर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो इधर का एंगल क्या होना पड़ेगा? थीटा। ये 90 है, ये 2 थीटा है। देखिए थीटा एंड थीटा 2 थीटा हो गया। ऊपर का जो ए एंगल बचा ये कितना बच जाएगा आपका? 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। लेकिन हमें इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ का जो ए एंगल बच रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? एक 90 है, थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। अब जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हम थोड़ा अलग करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। ये है आपका पी एस एम एंड ओ, समझ गए? ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल है 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है आपका? 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये वाला एंगल क्या है? थीटा, ठीक। अरे 90 डिग्री थीटा हो गया, तो इधर का जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा? 90 डिग्री प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल आपको दिखाएंगे इन ट्रायंगल ओ एम एस एंड ओ एम एस, एक ट्रायंगल हो गया। एक और ट्रायंगल है ओ, देखिए एम पे 90 डिग्री प्लस थीटा था, ए है 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 90 डिग्री, ए थीटा, ये दोनों मिलके कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ओ के साथ हमने एस लिख दिया, ए पी लिख दिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? देखिए ये जो 90 डिग्री मतलब एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ हो गया, और एंगल ओ एम एस इक्वल टू एंगल ओ एस पी दोनों हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए तो जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ओ एम एस एंड ट्रायंगल ओ एस पी सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हुआ आपका काम खत्म हो गया। ओ एस यहाँ से ओ एम का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 12। मतलब देखो ओ एम बाई ओ एस आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे ओ एस बाई ओ पी आ जाएगा। तो आप बताइए ओ एम का वैल्यू कितना था? 12। ओ एस यहाँ पे किया गया ओ एस बाई ये ओ पी कितना हो जाएगा? 12 एंड 15 मिलके आ जाएगा 27। तो ओ एस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 9×27 12×36, तो 9×36 ना। हेंस ओ एस का वैल्यू कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। ओ एस है 18 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कॉइन है। टोटल 220 कॉइन है। टोटल अमाउंट है 160। 1 रुपए के कॉइन जो है 25 पैसे के कॉइन के 3 गुना है। तो हमें बताना है 25 पैसे के टोटल कितने कॉइन थे। कोई बात नहीं, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये और 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये। ये 1 रुपये हो गए, ये रुपये के टर्म में है। और यहाँ पे हमने ना कॉइन्स का नंबर लिख लेना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो
₹1 के कॉइन है ना, वो 50 पैसे के कॉइन का 3 गुना है। मतलब अगर यहाँ पे हमने ए लिखा तो ए हो जाएगा 3A और इसका नाम हमने बी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कॉइन्स है 220, मतलब 4A प्लस बी का वैल्यू हो गया है 220। टोटल वैल्यू कितना है 160। तो वैल्यू कितने कैसे निकालेंगे, A/4 प्लस B/2 प्लस 3A, ये है 160, अच्छा 220 था। यहाँ से देखेंगे तो 4×12 एक 13A प्लस 2B का वैल्यू आ गया 640। ए इक्वेशन 1 है, ए इक्वेशन 2 है। बस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या करना है कि इक्वेशन 1 में 2 से गुना करके माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2B हो जाएगा ना, तो 8A 13B, मतलब 2 में से 2 इंटू 1 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया, 5A का वैल्यू आ गया 440, 640 में से गया 440, मतलब 200। ए का वैल्यू कितना आ गया 40। हमें क्या बताना था, हमें यही बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन्स थे ए, तो ए का आंसर आ गया 40। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर बोथ रेड और बोथ किंग व्हेन 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले एन ऑफ एस निकालना है। एन ऑफ एस होता है आपका सैंपल स्पेस। 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं आप, तो 52C2 आ जाएगा, जिसे आप 52 इंटू 51/2 या फिर 26 इंटू 51 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात है एन ई निकालने का। देखिए पहले हम आपको बता रहे हैं कि या तो दोनों रेड होने चाहिए या दोनों किंग होने चाहिए। रेड कितने होंगे, रेड 26 होंगे। किंग में क्या क्या होता है, देखिए किंग में एक होता है आपका हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। हार्ट एंड डायमंड जो है ना, ये आपका रेड कार्ड है, एंड स्पेड एंड क्लब जो है ये आपका क्या है, ब्लैक कार्ड है। बस समझ गए। और ये सब एक एक किंग हो गए। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों रेड होगा तो चलेगा, तो दोनों रेड हमने निकाल लिया। 26C2 से 2 रेड हमने उठा लिया। जब हमने 2 रेड उठाया तो पॉसिबल है कि इसमें दोनों का दोनों रेड जो है वो किंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस दोनों रेड होना चाहिए या तो दोनों किंग होना चाहिए। तो 2 रेड वाला काम खत्म यह है। इसमें दोनों रेड किंग भी हो सकता है, ये काम हमने निपटा दिया। प्लस और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखिए। क्या ये पॉसिबल है कि ये जो हार्ट एंड डायमंड है इसका क्या है, किंग है, और यहाँ पे एस एंड सी का मतलब है स्पेड एंड क्लब का हो गया। एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये जो हार्ट एंड डायमंड है इन दोनों में से आपने एक किंग उठाया, और स्पेड एंड क्लब 2 है उसमें से आपने एक किंग उठाया, मतलब कि हाँ चलेगा। क्या ये पॉसिबल है कि स्पेड एंड क्लब जो है इन दोनों में से दोनों किंग को आपने उठा लिया, मतलब कि हाँ ये भी पॉसिबल है। अब आपके माइंड में आएगा कि अरे आपने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया कि एक हार्ट है और एक डायमंड है, इस दोनों का किंग उठा लेते हैं, दोनों का। बोले कि नहीं, ये जो हार्ट एंड डायमंड वाला किंग है ना, ये 26C2 में पहले से ही आ गया है। क्योंकि 26C2 का मतलब क्या है कि 26 रेड में से कोई भी 2 रेड आपने उठा लिया। तो जो कोई भी 2 रेड आपने उठाया है उसमें से दोनों किंग भी हो सकता है रेड वाला, इसलिए उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। जबकि हार्ट एंड डायमंड के किंग में से एक किंग, मतलब एक रेड का किंग एक ब्लैक का किंग, यहाँ पे दोनों ब्लैक का किंग आ गए। बात समझ गए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 गुना 25 प्लस 4 प्लस 1, तो 13×5 = 65, 26 और 6 32 प्लस 5, ये आ गया है 330। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आता है, NE/NS, यही ना। तो 330 को आप 26 गुना 51 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 17×3 = 51 और 110, और ये आ जाएगा 55, और ये आ जाएगा 13। तो आंसर है 55/17×51, 17×5 = 22, 55/221। बहुत ही सुंदर सा सवाल, और इसका सुंदर सा सॉल्यूशन और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है कि सेंटर है सर्कल का O एंड ए बी कॉर्ड है, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एक मिनट, 90 हो गया। एंड एरिया ऑफ ओ बी कितना है 32 सेंटीमीटर का। हमें सर्कल का एरिया निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए रेडियस है, ए रेडियस है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 r², जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 32,
आर का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 64, तो 64 चौके होता है 256, तो 64 और 25 मिलके हो जाएगा 89, 64 तिहाई 192 और 192 और 8 मिलके हो जाएगा 200, 200.96 आ गया। यहाँ तो गुना किए। आगे देखिए 27 पे चलते हैं। इसमें रेहान जो है वो एक बाइक लेने जाता है, बाइक की कीमत है 30,000। शॉपकीपर बाइक उसे देने को रेडी हो जाता है, लेकिन बोलता है कि देखो 19,250 रुपये आपको डाउन पेमेंट करने होंगे, मतलब पहले कैश दे दो और बाकी के लिए आप 3,000 का इंस्टॉलमेंट लगा लो, 4 महीने तक देना है। इंस्टॉलमेंट जो है कुछ नहीं दिया तो सिंपल इंटरेस्ट पे है। आपको बताना है कि कितना रेट चार्ज किया दुकानदार ने, तो देख लीजिए टू पे कितना है। मतलब भले ही स्कूटर का दाम है 30,000, लेकिन बंदे ने 19,250 तो कैश में दे दिया, तो बचा कितना 10,750 रुपये। तो 10,750 रुपये उसे पे करने थे, लेकिन उसने पेड कितने किए टोटल 3,000 का 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब 12,000 पे कर दिया। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना हो गया 1,250 रुपये। तो 4 महीने में इसने 1,250 रुपये इंटरेस्ट पे किए। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये इंटरेस्ट आया कैसे होगा, आप ये समझिए कि जैसे उसने डाउन पेमेंट किया तब उसे 10,750 रुपये देने थे। तो ये 10,750 जो है ना, ये 1 महीने के लिए लगेगा, बोले कि ठीक है। फिर 1 महीने का अच्छा 10,750 पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जो दूसरा है ना, दूसरा किधर गया, फिर क्या करेगा ये 3,000 दे देगा, मतलब जैसे ही महीना खत्म होगा 3,000 दे दिया, तो अब जो लगेगा 7,750 रुपये पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीने का इंटरेस्ट लग ही रहा था, तो उसने फिर से 3,000 दे दिए, तो बचा 4,750 रुपये पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लगा। फिर से उसने क्या किया 3,000 दे दिया, तब 1,750 रुपये पे इंटरेस्ट लग रहा है। फिर उसने दे दिया 3,000, मतलब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट 3,000 का देके काम निपटा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया टोटल प्रिंसिपल, कितना हो गया 0 पंचों का 20 28 2 30, माफ़ कीजिए 0 पंचों का 20 28 2 30, 7 4 11 1 12 3 15 1 और 1 2, टोटल 25,000 जो हुआ ना, ये प्रिंसिपल हुआ। मतलब जो 25,000 हो रहा है, 25,000 का 1 महीने का, मतलब R%, ये वैल्यू कितना आ गया है 1,250। ध्यान दें 25,000 का है, 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1,250 है। तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इधर से इधर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 5। तो आर का वैल्यू 5 आ गया, तो आपको तो आंसर दिखेगा नहीं आर का वैल्यू 5। लेकिन दोस्त ये आर जो है ना 5%, ये तो मंथली आया है ना, हमें जो चाहिए होता है ईयरली चाहिए होता है। तो ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12 25 60। ध्यान से देख रहे हो 60% इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे हम बाइक नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, तो 28 में क्या दिया है कि ए जो है एक काम का 7/10वां हिस्सा 49 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए पूरा कितने दिन में करेगा, 7/10वां हिस्सा अगर 49 दिन में कर रहा है तो पूरा कितना करेगा, तो बोलेंगे कि 7 से 49 70 दिन में। बी जो है आपका, बी में देखिए तो 2/5वां हिस्सा कर रहा है 32 में, तो देखिए 2/5 कर रहा है 32 में, तो पूरा कितना करेगा 2 से 16 बार, मतलब 80 दिन में, तो यहाँ पे 80 दिन आ गया। फिर सी के बारे में भी दिया है, हाँ दिया है, मतलब कि सी जो है ना वो 75% काम करता है 84 दिन में। 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 कर रहा है 84 दिन में, मतलब 84 है ना, 28 चौका 112, तो पूरा का पूरा काम है 112 दिन में कर लेगा। बात समझ गए। अब हम टोटल वर्क पे जाते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर आप देखोगे तो 112 आ गया ना, 7 8 56 दूना 112, चलो ठीक है, तो 112 पच्चे 560, 560 हम ले सकते हैं टोटल वर्क। ए का इफिशियंसी 8 हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 7 हो जाएगा, सी का इफिशियंसी हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात क्या है कि अगला पार्ट जो क्वेश्चन है कि बी एंड सी मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। आफ्टर एक्स जो है ए भी ज्वाइन कर लिया उनको, और टोटल काम जो बाकी का जो काम है ना, बाकी का काम, क्योंकि एक्स दिन के बाद जो काम बचेगा वो ये लोग मिलके वाई दिन में कर लेते हैं। अब क्या दिया है कि यूनिट ऑफ वर्क डन बाई ए बी सी इन वाई डेज, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके ना वाई डे में जो काम किया ना,
वह बी प्लस सी द्वारा एक्स डेज में किए गए काम का 1/3 है। मतलब कि बी प्लस सी 7+5 12 एक्स दिन में काम किया, और तीनों मिलके क्या होगा, 8 7 15 एंड 5 20 मिलके वाई दिन में काम किया। ये जो रेशियो है, ये रेशियो 3:1 दिया है। मतलब एक्स दिन वाला 3 गुना था, कोई बात नहीं, 4×5 = 20, 4×3 = 12 गया। यहाँ से हम एक्स एंड वाई का रेशियो जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 5/1। बोल के चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें बताना है कि बी जो है वह 8y डेज में, अच्छा, व्हाट % ऑफ वर्क कैन बी डन बाय बी इन 8y डेज। अभी जो है ना, हमें एक्स एंड वाई का एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन चलो ठीक है, तो देख लेते हैं। 560 काम करना था, है ना। 560 काम कैसे हुआ है, एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू 1 है। एक्स का वैल्यू 5 ये लिख लेते हैं, वाई का वैल्यू के लिख लेते हैं। तो बी एंड सी मिलके 5 के दिन काम किया, तो 7×5 = 12, 25 60 के, सब मिल के मतलब 20, तो 20 के। यहाँ से के का वैल्यू आ गया है 7। जैसे ही के का वैल्यू 7 आ गया, हमें क्या पता चला, हमें पता चला देन के का वैल्यू आ गया, तो हमें पता चला कि वाई का वैल्यू कितना आ गया है 7 एंड एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 35। तो हम लोग का जो मेन काम है ना, वो तो निकालना है कि 8y डेज में कितना काम कर पाएगा बी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है ना, वो कितना होगा, 8y डेज में बी काम कितना करेगा, 8×7। ये हो गया क्या, 8y डेज। बी का इफिशियंसी है 5, टोटल काम कितना है 560। यही फ्रैक्शन निकालना था। जब परसेंटेज निकालना है ना, तो गुना 100 कर लेते हैं। 8×7 = 56, दहा के गया गया, कितना आ गया, 5×10 = 50%। तो 50% काम कर पाएगा। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये बोला है कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चोजन एंड रैंडम। मतलब रैंडमली आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कोई भी एक लेटर उठा रहे हो, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि आपने जो लेटर उठाया है वो मैथमेटिक्स का एक लेटर होगा। तो मैथमेटिक्स का एक लेटर मतलब कितना डिस्टिंक्ट लेटर है इसमें, देखिए एक, पहले हम इसमें डिस्टिंक्ट लेटर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, MANT जो है पहले भी आ गया है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है या फिर प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, ये 8 में से कोई एक एंड ओवरऑल 26 में से कोई एक। तो 8/26 आ गया ना, तो कितना आ गया, इसको 4/13 बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4/30। बात समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ये इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले क्या है संख्या, 4972968 हम इसको इसलिए लेके आए हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चले कि कभी कभी ब्रूट फोर्स से भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो देखिए 9 से देख लीजिए, 7×2 9, 9 9 9 चला गया, 8 6 14 4 18, 9 से डिविजिबल है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 11 से डिविजिबल है या नहीं ये देख लेते हैं। 11 से डिविजिबल के लिए ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं, तो 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28 में से 9 2 11, 11 6 17, 17 को माइनस करेंगे 11, मतलब 11 से भी डिविजिबल है। अब 13 है 17 में से किसी एक से डिवाइड करके देख लीजिए। ऑल्दो इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल के पीछे आप जाइए, आराम से डिवाइड करके देख लीजिए। यही है ना, 49729680, 13 से भाग दे देते हैं, तो 13×39 बचा 10, 107, 13 13 8 104, बचा कितना 3, 32, 13×2 26, बचा कितना 6, 69, 13 13 5 65, बचा कितना 4, तो 48, 48 नहीं 40 ना, तो 13×39 बचा कितना 7, 78, 13 6 78। ठीक है, 13 से भी कट गया, तो सही आंसर क्या आएगा 17। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक इलेक्शन है, इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है, 500 वोट जो इनवैलिड हुआ है। जो विनर है उसको 45% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं, बाकी 2 कैंडिडेट को 4:7 के रेशियो में वोट मिले। ये विनर हो गया, ये लूजर 1 हो गया, ये लूजर 2 हो गया। तो विनर को कितना मिला है 45%, मतलब बाकी का जो है ना 55% वोट बट गया। जो 45% है वैलिड वोट का ही मिला है, काउंटिंग वैलिड वोट का ही होता है। इन लोगों को 4:7 के रेशियो में वोट्स मिले हैं। बात समझ गए?
तो 4:7 मीन्स टोटल कितना आ गया 11। इस 11 का वैल्यू कितना होगा 55% ऑफ वैलिड वोट्स, क्योंकि बाकी का 45% तो विनर के पास है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। तो 7 का वैल्यू हो गया 35% एंड 4 का वैल्यू हो गया 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई विनर एंड जो सबसे कम है उसका 3125। तो यहाँ पे जो विनर एंड लूजर वन जो सबसे कम वाला है इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 25% का। और यही 25% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 3125। हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पोल हुए हैं वो कितना था। तो 100% कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 0, 5 का 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 5 और 4 3 12, 1,12,500। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर गलत है। बोलोगे कि क्यों। हमें टोटल वोट्स जो पोल हुए हैं वो निकालना है, ये तो टोटल वैलिड वोट हो गए दोस्त। आपको जो पोल्ड वोट्स निकालना है ना उसके लिए 12500 में 500 ऐड भी तो करना पड़ेगा जो इनवैलिड था, तो आ जाएगा 13,000। बात समझ गए। तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें बोला है कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या है 25। 3 नंबर अगर हमने ऐड किया तो एवरेज हो गया है 28। हमें बताना है सम ऑफ दिस 3 नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा। तो एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स तो क्वेश्चन में 28 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बेसिकली सम ऑफ 3 नंबर्स बताना है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स ये कितना होगा जो बाद में आपने ऐड किए। तो देखिए इसका सम 25 गुना 3 75 होता कब, जब एवरेज में कोई चेंजेस आता ही नहीं तो 75 सम होता। लेकिन हुआ क्या है कि पहले तो 4 थे और 3 आया तो टोटल कितना हुआ 7। इनका एवरेज ना 25 से बढ़ के 28 हो गया, मतलब कि एवरेज में 3 का चेंजेस हुआ। तो जो 7 लोगों का एवरेज में 3 का चेंजेस हुआ है तो 7 + 3 21 यूनिट एक्स्ट्रा लेके आया होगा तभी चेंज हुआ होगा, समझ के। ये हो गया है 75 + 21, तो यहाँ से आ गया है 96। तो जो रिक्वायर्ड सम है ना वो कितना हो जाएगा 96। तो इन तीनों का सम हो गया, इसमें आपको एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स 28 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 124। देखिए क्वेश्चन को कितना सुंदर सजाया है कि 96 भी ऑप्शन में दिया हुआ है ताकि जल्दीबाजी में आप गलत करें। तो ये था इस वीक के मॉक लाइव मॉक के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंचा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।